जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में हायरिंग और ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली यूरोप में। कोई ना कोई क्लाउड टेक्नोलॉजी आपके सीवी में ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि वो जीसीपी हो, AWS हो, अज्योर हो या कोई भी एस्पेक्ट हो। और अगर आप डेवऑप्स में हो स्पेशली, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हर कंपनी में डिप्लॉयमेंट एंड ऑपरेशंस की पोजीशंस कुछ ज़्यादा ही रहती हैं। लोग यहाँ पे टाइटल्स पे फोकस नहीं करते हैं, लोग यहाँ पे एक्सपर्टीज़ पे फोकस करते हैं। आप भी अगर इस कल्चर का पार्ट बनना चाहते हो, हमें 10 चीज़ें आती हैं, इन्हें वो नहीं चाहिए। हमें एक चीज़ आती है, लेकिन हम उस एक चीज़ में काफ़ी हद तक अच्छे हैं, तो ये लोग वो पसंद। 50% कंपनी सोचती हैं कि हमारे पास AI आ गया है तो हम जॉब्स कट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेशन बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जूनियर रोल्स को हटा सकते हैं। AI को लाना इज़ नॉट अ गुड डिसीजन। लाइक मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स में अगर मैं बात करूँ तो AI को बहुत सारे बैंक्स अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो मुझे वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी लग रही है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सबका स्वागत है। जॉब्स कुछ लोगों के लिए कुछ सेक्टर्स में कम हुई हैं, स्पेशली टॉकिंग अबाउट IT। तो IT में जॉब मार्केट काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा स्लोनेस दिखी जा रही है, बट ऐसा नहीं है कि कट हुई हैं। हायरिंग्स हो भी रही हैं, लोगों को जॉब मिल भी रही हैं, और वो बहुत सिलेक्टिव है। तो प्लीज़ इस एटीट्यूड के साथ मत आइए कि मैं जर्मनी आ जाता हूँ और उसके बाद देखा जाएगा। आप अपना प्रीशियस टाइम, बहुत ज़्यादा प्रीशियस टाइम आप वेस्ट करते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी वर्किंग जॉब पे हैं और आपका मन है जर्मनी आने का, तो प्लीज़ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कार्ड के बेसिस पे इस टाइम पे मत आइए। वो आपके लिए बिल्कुल भी ईजी पाथ होने वाला नहीं है। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, बट स्टिल वो आपका अपना डिसीजन है। क्योंकि अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आते हो यहाँ पे और उसके बाद आपका जर्मन लैंग्वेज स्किल भी नहीं अच्छा है और आपकी रिस्क लेने की एपिटाइट भी अगर उतनी नहीं है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि ये सही डिसीजन नहीं होगा। आप अपनी करंट जॉब करते रहिए। सही तरीका क्या हो सकता है इसका कि आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करिए, आप कंपनी के जॉब पोर्टल पे डायरेक्टली अप्लाई करिए। बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको वर्क वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी देती है। मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में भी बताया था कि एंजल को जैसी कंपनीज़ हैं या स्टेपस्टोन है, लिंक्डइन एवरीबडी नोज़ अबाउट इट। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको रिक्वायरमेंट, स्पेशली स्टार्टअप्स को देखिए, जो कि मोस्टली लाइक बर्लिन में होती हैं मोस्ट ऑफ द कंपनीज़, तो वहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग रोल्स होते हैं। तो कोशिश करिए कि आप उन जैसी कंपनीज़ में डायरेक्टली रिक्रूटर्स को फॉलो करें, और इसमें ट्रस्ट मी, कॉन्टैक्ट्स का बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर आपके कंपनी के किसी कॉन्टैक्ट्स हैं या HR हैं या सीनियर टेक्निकल मैनेजर हैं, तो मेकिंग द कॉन्टैक्ट और गोइंग इन अ कंपनी किसी के रेफरेंस के मतलब से, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा रादर देन सिंपली अप्लाइंग। और प्लीज़ जर्मनी में जब भी अप्लाई कर रहे हैं, एक कवर लेटर ज़रूर बनाइए, क्योंकि कवर लेटर की अहमियत यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। और उसके साथ साथ आपको जो CV फॉर्मेट है, हमारे इंडिया की तरह नहीं बनता कि 2 पेज 3 पेज का। मिनिमलिस्टिक इज़ द सिंपलिस्टिक अप्रोच यहाँ पे फॉलो करी जाती है। मतलब कम से कम में क्या बोलते हैं उसको हिंदी में हम लोग, गागर में सागर भरना, राइट। तो 1 पेज का CV बनाइए और उस CV में अपने हाइलाइट्स लिखिए, क्योंकि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे यूरोपा CV फॉर्मेट होता है। लिंक में मैं आपको मेंशन कर दूंगा, और आप उस CV के हिसाब से अपना एप्लीकेशन को अप्लाई करिए। स्टूडेंट्स को या फ्यूचर एस्पिरेंट्स को जिनका पढ़ाई में आगे करने का मन है, या जो किसी बैचलर से निकल कर आए हैं और आगे कुछ कोर्स करना चाहते हैं या अपना स्ट्रीम बदलना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उनके लिए मास्टर्स प्रोग्राम भी एक बहुत अच्छा पाथवे है और बहुत ही सिक्योर्ड वे है जर्मनी आने का। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल जाता है, तो वो आपका टिकट टू PR भी हो सकता है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, आपको पार्ट टाइम वर्क मिलने लग जाता है, आप पढ़ाई के साथ साथ आप जॉब भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे पार्ट टाइम वर्किंग आवर्स है। जर्मनी में आप 20 घंटे काम कर सकते हैं, और आपको 12 यूरो के हिसाब से आपको पर आवर के बेसिस पे आपको अच्छा वेज रेट भी मिलता है यहाँ पे, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे आई थिंक 5 साल होने के बाद में आपका PR के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं और आपको रेसिडेंसी मिल जाती है यहाँ की। तो एक बहुत अच्छी बात है जिन लोगों के लिए जो यहाँ पे एज अ स्टूडेंट अपना करियर शुरू करना चाहते हैं। आप लोगों के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे नेटवर्क बना सकते हैं, आप यहाँ का कल्चर सीख सकते हैं। बट हाँ, मेरी एडवाइस फिर से रहेगी कि आप अगर एजुकेशन के लिए, मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपनी लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर मिनिमम A2 से B1 लेवल की अगर आप अपने कंट्री से अगर पढ़ करके आ रहे हैं पहले से, तो वो आपके लिए एडिशनल एडवांटेज रहेगा। तो गाइज़, हम बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि हमें बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, हमें बहुत जल्दी जॉब्स चाहिए, हमें अच्छी सैलरीज चाहिए, हमें जंप चाहिए, हमें करियर चाहिए। लेकिन ये कंट्री उस तरीके से काम नहीं करती। ये कंट्री एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने वाली कंट्री है, जहाँ पे सारी चीज़ें टाइम के साथ चलती। तो गाइज़, इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं, तो जर्मनी को एक लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ की तरह देख रहे हैं, तो आपके लिए ये कंट्री हेवन है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है जो आपको चाहिए। लेकिन अगर आप इसकी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं
दूसरी कंट्रीज़ से, जहाँ पे रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं, सैलरीज़ बहुत ज़्यादा हैं और बेनिफिट्स बहुत शॉर्ट टर्म है। तो वैसा यहाँ पे काम नहीं करता। तो अनलाइक यूएस, सैलरीज़ फॉर श्योर यहाँ पे कम है, अनलाइक यूके कंपैरेटिवली थोड़ी कम है, लेकिन अगर आप यहाँ के वर्क लाइफ बैलेंस को देखो तो वो स्टेबल है। और वर्क लाइफ बैलेंस अगर स्टेबल है मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा हायरिंग और जंप्स और इतना ज़्यादा रिजल्ट्स लोगों को इमीडिएटली नहीं मिलता। लोग एक ही पोजीशन पे सालों साल यहाँ पे काम करते हैं। गाइस, आपको 10 चीज़ें आने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, एक ही स्किल सेट जो आपका प्राइमरी नीशे हो और उस चीज़ में आप मास्टर हो। तो जर्मनी में यही बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। उसके साथ मैं कहूँगा कि अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं, अगर आप अपनी चीज़ों को समझा पा रहे हैं स्पेशली इन लोगों को, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट और क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन वो एक बहुत बड़ा एसेट है। बिलीव मी, यस, मैं बोलूँगा कि जॉब मार्केट स्लो है, पोजीशंस अभी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट पूरा का पूरा बंद हो गया है। जर्मनी में डॉक्टर्स की, नर्सेस की, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, क्योंकि जो सबसे बड़ा मार्केट है यहाँ पे, हमें हमेशा लोगों की ज़रूरत रहती है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा पोजीशंस हैं, लेकिन ये है कि जो भी चाहिए उसके लिए हमें इस मार्केट को समझना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। और रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले आता है कि आप बोल सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ जर्मन स्किल्स के ऊपर फोकस करिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप अपना CV इम्प्रूव करिए कि किस तरीके से मैं यहाँ पे इनके फॉर्मेट में आप जॉब्स अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। और तीसरी चीज़, आप अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाइए कि किस तरीके से मैं डायरेक्टली कंपनीज़ को अप्रोच कर सकता हूँ, लोगों को अप्रोच कर सकता हूँ और रेगुलर कितने बेसिस पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव कि आपकी कितनी रिजेक्शंस आ रही हैं, वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप कितना उसमें एफर्ट डाल रहे हैं। जॉब्स कट होने का मेजर रीज़न AI का आना भी है। बहुत सारी कंपनीज़ को लगता है कि AI के आने से लोग रिप्लेस हो सकते हैं, बहुत सारी जो छोटे रोल्स हैं उनको कट किया जा सकता है और AI से रिप्लेस किया जा सकता है, स्पेशली टेक्निकल सेक्टर में। लेकिन काफ़ी हद तक अभी ये लग रहा है कि AI को लाना इज़ नॉट अ गुड डिसीजन। लाइक मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स में अगर मैं बात करूं तो AI को बहुत सारे बैंक्स अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी लग रही है उस चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारी ओपनिंग्स अभी आने वाली हैं, क्योंकि कंपनीज़ को भी रियलाइज़ हो रहा है कि AI सब कुछ नहीं कर सकता। मेरा रिकमेंडेशन IT प्रोफेशनल्स के लिए ये रहेगा कि अपनी स्किल सेट के ऊपर हमेशा फोकस करिए, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल सेक्टर में हमेशा बूम रहती है। जॉब मार्केट अभी स्लो है, लेकिन ये भी एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है अगर आप इसको सही माइंडसेट से देखें। कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी जा रहे हैं उनकी पोजीशंस को फिल करने के लिए कंपनीज़ को दोबारा हायरिंग करनी पड़ेगी। अब ये साइकिल चलती है, हमेशा आपको समझना पड़ेगा कि जब भी हायरिंग होती है, ये जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में हायरिंग और ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली यूरोप में। कुछ स्किल सेट्स हैं जिसके साथ में आप काम कर सकते हैं, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने स्किल सेट पे फोकस करिए। आप नई टेक्नोलॉजी सीखते रहिए, जैसे कि आपका हो गया डेटा साइंस, किन तरीके से AI और ML के टूल्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। IT की अगर मैं बात करूं तो आपके रिज्यूमे में डेफिनेटली एक क्लाउड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जैसे कि GCP, AWS, Azure, इररिस्पेक्टिव, और डिपेंड करता है कि आप डेवलपमेंट में हैं या डेवऑप्स में हैं। अगर आप डेवलपमेंट में हैं तो आपके पास ऑफकोर्स जावा की या पाइथन की आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कमांड एक लैंग्वेज के ऊपर होनी चाहिए, और उसके साथ आप डेटाबेस में आप एक्सपर्ट हो, तो वो सारी चीज़ें आपको पता ही है कि ये होनी चाहिए। और डेवऑप्स साइड पे अगर आप हैं तो आपकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज़ जो हैं वो ऑपरेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हैं, और ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो ऑपरेशंस के ऊपर मैनेज करती ना हो। तो वो एक अपॉर्चुनिटी अच्छी है। उसके साथ में मैं कहूँगा कि अगर आप बिज़नेस साइड से हैं तो आपको कम्युनिकेशंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। रही बात पोजीशंस की, ओपनिंग्स की, तो हाँ, अभी पोजीशंस ओपनिंग्स का कंपैरेटिवली कम है, लेकिन ये जितनी भी पोजीशंस अभी बैकफिल होनी है उसको मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इमेजिन करता हूँ कि ये पोजीशंस आगे जा कर के फिल होंगी फॉर श्योर, क्योंकि हमें स्किल्ड वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा हद तक ज़रूरत है। तो प्लीज़, अगर आप अभी की सिचुएशन के हिसाब से आप डिसीजन बना रहे हो कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है या स्लोनेस है या घबरा रहे हो, तो वो एक बहुत ही गलत होगा। रादर आप एक अपॉर्चुनिटी लूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर्ड एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में अपना स्किल सेट इम्प्रूव करते हो, अपने लैंग्वेज के ऊपर काम करते हो और अपनी जॉब एप्लीकेशंस में भी फोकस करते हो, तो मुझे डेफिनेटली श्योर है कि ये जो पोजीशंस अभी बैकफिल होनी है, आप इसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो और एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सकते हो। जर्मनी में गाइस वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं जो एक पॉजिटिव माइंडसेट से सोचते हैं और लाइफ को एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, रादर देन कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स मेरे क्या हैं।
इस तरीके से कंट्री काम नहीं करती है। आई एम वेरी सॉरी, इट इज़ व्हाट इट इज़। आई थिंक मैंने बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों के साथ चीज़ों में डिस्कस कर लिया है, और आई होप आपको पर्सपेक्टिव समझ में आया होगा कि लोगों के पर्सनल रीजंस भी हैं, लोगों के प्राइवेट रीजंस भी हैं, और जेन्युइन रीजंस हैं। वो आपको थोड़ा फेथ रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और इवेंचुअली टाइम के साथ में जॉब्स यहाँ पे इम्प्रूव होगी, जॉब मार्केट इम्प्रूव होगा। बस एक एडवाइस आपको देना चाहूँगा कि किसी दूसरे का पर्सपेक्टिव आपका पर्सपेक्टिव नहीं होना चाहिए। आपको लाइफ से क्या चाहिए, आप उस हिसाब से अपना करियर प्लान करिए, आप उस हिसाब से अपना प्लानिंग करिए, और अपने टारगेट को फिक्स करिए, उस पर फोकस करिए, और उस पर फिर जो है आगे बढ़ते रहिए। तो आई थिंक इट गोज़ वैलिड फॉर एवरीथिंग, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर एंड सक्सेस। एंड कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन राइट टू मी इन द सेक्शन, आई एम हैप्पी देयर टू हेल्प यू, एंड देन वी सी ईच अदर इन द नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन मुझे लगता है कि आई थिंक व्लॉग वॉज हेल्पफुल, आप लोगों को कुछ हेल्प मिली होगी, एंड वी सी ईच अदर इन द नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन, थैंक यू एंड cheers.